हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दिस इज विकास शुक्ला। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं लेकर आया हूं माइंड मैप ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो बेसिकली T20 क्रिकेट की फॉर्म में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे मात्र 30 मिनट में। तो पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर हम यहां पर कवर करेंगे 30 मिनट्स में। चलो यार, अब देख, जैसे कि हमें पता है, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं बच्चों, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्लेसेंटा, पार्चुरेशन, लैक्टेशन। तो दीज आर द टॉपिक्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हमें इस चैप्टर में कवर करना है अगर हमें बोर्ड्स एग्जाम में अच्छा करना है, राइट। तो देखो, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहली चीज जो हमें पता है वो क्या, कि जो ह्यूमंस होते हैं बच्चों, जो ह्यूमंस होते हैं, दे आर व्हाट? ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग and viviparous animals। तो देखो, सबसे पहली बात ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें पता चलती है, वो क्या पता चलती है बच्चों, कि ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब इसमें एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, और दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और साथ ही साथ हमें पता चलता है कि वी आर विविपैरस एनिमल्स। अब विविपैरस एनिमल्स का मतलब है वी विल गिव राइज टू बर्थ टू यंग वंस। मतलब बच्चों, हम अंडे नहीं देते, हम यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं। एंड इसके साथ फिर हम शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अपने इस चैप्टर को। और बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं अगर बात करूं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहली चीज आती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आती है टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन आती है बच्चों? टेस्टिस आती है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है ऐसा ऑर्गन जो गैमेट्स को भी बनाए और मेन सेक्स हार्मोन को रिलीज करे। भाई, टेस्टिस स्पर्म्स को बनाती है और साथ ही साथ क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन को भी ये रिलीज करती है, यानी मेन सेक्स हार्मोन को। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें आती है टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और बच्चों, ये प्रेजेंट होती हैं स्क्रोटम के अंदर। ये प्रेजेंट होती हैं बच्चों स्क्रोटम के अंदर, बिकॉज स्क्रोटम प्रोवाइड करता है इसको 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। यस, टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है बच्चों, एक पाउच में प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। और इसमें 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करा जाता है। क्या करा जाता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर लो रखा जाता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, विच इज नेसेसरी फॉर व्हाट? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। अब टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस के अंदर कई सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर कई सारे कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। और बच्चों, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर होती हैं बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एंड अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करूं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही वो जगह है जहां पर आपको मेल जर्म सेल्स देखने को मिलेंगी, जहां पर आपको मेल जर्म सेल्स यानी बच्चों स्पर्मेटोगोनिया देखने को मिलेंगी जिनसे स्पर्म्स बनेंगे। और साथ ही साथ आपको यहां पर सर्टोली सेल्स भी देखने को मिलेंगी, जो कि क्या करेंगी बच्चों? जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी स्पर्म्स को, किसको बच्चों? स्पर्म्स को। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको इंटरस्टिशियल स्पेस भी देखने को मिलेगा बच्चों। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस भी होता है जिसके अंदर लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन यानी पर्टिकुलरली एंड्रोजन्स को रिलीज करती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमने पढ़ा कि टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसमें मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया आपको देखने को मिलेंगी जो मियोसिस से स्पर्म्स को बनाएंगी। सर्टोली सेल्स देखने को मिलेंगी जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग स्पर्म्स को। और साथ ही साथ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में आपको इंटरस्टिशियल स्पेस देखने को मिलेगा
जहां पर लेडिक सेल्स हैं जो कि एंड्रोजेंस यानी टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती हैं। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आता है बच्चों एक्सेसरी डक्ट्स वाला पार्ट। इसके बाद आता है बच्चों एक्सेसरी डक्ट्स वाला पार्ट। इसमें अगर हम बात करें रेटेटेस्टिस आती है, तो रेटेटेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स को आगे लेकर जाती है और पहुंचती है बच्चों वासा एफरेंशिया में। कहां पहुंचती है बच्चों? वासा एफरेंशिया में। वासा एफरेंशिया लीड करती है इसको एपिडिडाइमिस में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकले स्पर्म्स को लेकर, जैसे वहां पर ट्यूबुलाई रेक्टाई या स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि लेके पहुंचती है रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ डक्ट, डक्ट का नेटवर्क होता है। रेटेटेस्टिस आगे लेकर पहुंचती है वासा एफरेंशिया में, वासा एफरेंशिया आगे लेकर पहुंचती है एपिडिडाइमिस में जो कि हाईली कॉइल्ड होता है। और बेसिकली अब टेस्टिस से हम बाहर की तरफ आ गए। एपिडिडाइमिस के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, लाइक ये टेम्पोरेरी बच्चों स्पर्म्स को स्टोर करता है, स्पर्म का मैच्योरेशन करवाता है और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, राइट। और एपिडिडाइमिस से फिर आगे हम पहुंचते हैं बच्चों वेस्ट डिफेंस में। एपिडिडाइमिस से फिर बच्चों हम आगे पहुंचते हैं वेस्ट डिफेंस में। और वेस्ट डिफेंस की अगर हम बात करें, वेस्ट डिफेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप करके पहुंचता है ऊपर की तरफ। तो यस, वेस्ट डिफेंस क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर के आगे की तरफ या ऊपर की तरफ से लूप करता है। मतलब ये बोलते हैं कि टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, नीचे की तरफ प्रेजेंट है, वहां से वेस्ट डिफेंस ऊपर की तरफ जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करके जाता है। ये सब आप डायग्राम देख सकते हो। एंड बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, राइट। उसके बाद हम साथ साथ ये पढ़ते हैं कि भैया एक तरफ है वेस्ट डिफेंस और साथ में है एक ग्लैंड जिसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। इन दोनों के मिलने से यहां पर बच्चों बनती है इजैकुलेटरी डक्ट। बच्चों इन दोनों के मिलने से यहां पर बनती है इजैकुलेटरी डक्ट, राइट। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। इसके अलावा बच्चों हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया को, जिसमें पर्टिकुलरली आता है पेनिस जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन भी है। इसी की वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और इसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होता है। मतलब ये बोला जाता है सेक्सुअल अराउजल की कंडीशन में या सेक्सुअल एक्साइटेशन की कंडीशन में पेनिस क्या हो जाता है बच्चों? इरेक्ट हो जाता है, जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स आसानी से हो पाता है। तो सिंस सेक्सुअल इंटरकोर्स में मदद कर रहा है, यह है कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के साथ साथ हम यहाँ पर एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ते हैं बच्चों। एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल की बात करूं बच्चों पेयर्ड होती है। सेमाइनल वेसिकल की बात करूं बच्चों पेयर्ड होती है, ये कॉइल्ड होती है एंड मैक्सिमम पोर्शन सीमन का यही बनाती है। मैक्सिमम पोर्शन यही बनाती है। एल्कलाइन सिक्रीशन को रिलीज करती है, एल्कलाइन सिक्रीशन को रिलीज करती है। फ्रक्टोज देखने को मिलता है। उसके अलावा हम पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करूं तो बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंगल होती है और इसका सिक्रीशन बच्चों एसिडिक होता है। इसका सिक्रीशन बच्चों एसिडिक होता है। सिट्रिक एसिड क्योंकि देखने को मिलता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सिट्रिक एसिड भी फ्रक्टोज की ही तरह स्पर्म्स को। उसके अलावा यहां पर एक और ग्लैंड होती है बच्चों जिसको हम काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं बच्चों। काउपर्स ग्लैंड या फिर हम इसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, जो कि विस्कस म्यूकस को, जो कि विस्कस बच्चों पेड़ होती है ये, जो कि विस्कस म्यूकस देती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है पेनिस को। उसके अलावा अगर हम पेनिस के रिलेशन में बात करें तो पेनिस का जो एनलार्ज पोर्शन होता है बच्चों, पेनिस का जो एनलार्ज पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। एंड ग्लैंस पेनिस पे एक कवरिंग होती है जिसको फोरस्किन बोला जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं मैंने यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इन्हीं सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में कवर करना है, अच्छे से कवर करना है कि जैसे अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, वहां पर डक्ट्स क्या है, वहां पर ग्लैंड्स क्या है, वहां पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें हम डिस्कस कर सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बच्चों। इसी तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बच्चों वो होती हैं ओवरीज, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती हैं ये भी, लाइक टेस्टिस।
और इनका भी क्या फंक्शन है, ओवम को बनाना और मेन सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन को या फिर प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना। और ओवरीज अपनी पोजीशन पे बच्चों अच्छे से प्रेजेंट रहे, ओवरीज अपनी पोजीशन पे अच्छे से प्रेजेंट रहे, तो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करा जाता है, इसको बच्चों सपोर्ट प्रोवाइड करा जाता है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। तो कई सारे लिगामेंट्स इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब ओवरी में भी बच्चों अगर ओवरी की ही बात कर रहे हैं तो ओवरी में एक तो होता है बच्चों कॉर्टेक्स एरिया। कॉर्टेक्स एरिया में हमें फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं, और एक होता है मेडुलर एरिया, यानी अंदर वाला एरिया। मेडुलर एरिया में बच्चों ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह हमें देखने को मिलता है, राइट। ओवरी की बात करें, ओवरी में कॉर्टेक्स एरिया होता है जहां पर फॉलिकल्स होते हैं, मेडुलर एरिया में ब्लड वेसल्स, और यहां पर हमें नर्व्स देखने को मिलती है। तो लाइक आई सेड, यहां पर भी क्या होंगी बच्चों, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डक्ट्स थी, यहां पर भी कुछ डक्ट्स होती हैं। तो बच्चों एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले इसमें आ जाएंगी बच्चों फैलोपियन ट्यूब। सबसे पहले बच्चों इसमें आ जाएंगी फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। और फैलोपियन ट्यूब में भी बच्चों 3 पोर्शन होते हैं, इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला एंड देयर इज इस्थमस। तो बच्चा पार्टी अगर हम बात करें इसकी, तो यार एक्सेसरी डक्ट्स में सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब आती है। फैलोपियन ट्यूब ये वो ट्यूब है बच्चों जो ओवरी को यूट्रस से जोड़ती है। ओवरी वो जगह है जहां पर गैमेट बन रहा है, और यूट्रस वो जगह है जहां पर दोस्त एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने वाला है। तो फैलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं बच्चों। इसमें पहला पोर्शन इनफंडिबुलम लिखा है, फनल शेप होता है, और इसके पास होती है फिम्बरी। बच्चों इसके पास होती है फिम्बरी, जिसकी मदद से ये ओवरी से ओवम को कलेक्ट करती है। एम्पुला की बात करें, एम्पुला ये वो जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। एम्पुला की बात करूं, ये वो जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। इस्थमस की बात करें, इस्थमस लीड करता है यूट्रस में। इस्थमस लीड करता है बच्चा पार्टी यूट्रस में, राइट। अदर देन दैट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है बच्चों यूट्रस, इन्वर्टेड पियर शेप होता है। नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है बच्चों यूट्रस, जो कि इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। एंड ये वही जगह है जहां पर, ये बच्चों वही जगह है जहां पर इम्प्लांटेशन होगा, या फिर हम सिंपली बोलेंगे जहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जहां पर क्या देखने को मिलेगा बच्चा, जहां पर हमें देखने को मिलेगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अदर देन दैट अगर हम बात करें, अदर देन दैट बच्चों अगर हम बात करें तो इसी का एक नैरो पोर्शन होता है। यस, यूट्रस का ही एक नैरो पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं सर्विक्स, जिसको बोलते हैं बच्चों सर्विक्स। और सर्विक्स के पास होती है सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स के पास होती है सर्वाइकल कैनाल, जो कि वेजाइना के साथ मिलकर बच्चों, जो कि वेजाइना के साथ मिलकर बनाती है बर्थ कैनाल को। तो यूट्रस का जो लोअर नैरो पोर्शन होता है, यूट्रस का जो लोअर नैरो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स के पास होती है सर्वाइकल कैनाल। अगर इसको वेजाइना के साथ मिला दे तो बर्थ कैनाल बनता है। मतलब ये वो जगह है जहां से बेबी बाहर की तरफ आता है, राइट। अब यार अगर मैं वेजाइना की बात करूं तो वेजाइना वो जगह है जहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। मतलब दिस इज द कॉपुलेटरी कैनाल। मतलब बच्चा पार्टी दिस इज द कॉपुलेटरी कैनाल, अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन। एंड इसके बाद आ जाता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसके बाद बच्चों बात आ जाती है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, जिसको हम बच्चों कलेक्टिवली वल्वा बोलते हैं। इसमें कई सारी चीजें आती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें मॉन्स प्यूबिस आता है, लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, क्लाइटोरिस आता है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इनके बारे में आपको पता अच्छे से होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं यहां पर यह भी बोलूंगा कि जो यूट्रस भैया की हमने बात करी वो 3 लेयर से बने होते हैं। बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम, मिडल में मायोमेट्रियम, अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम एक मसल की लेयर होती है, स्मूथ मसल की लेयर, जिसमें विगरस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं डिलीवरी के टाइम पर। और एंडोमेट्रियम जो होती है ये ग्लैंडुलर लेयर होती है, सिक्रीशंस वगैरह करती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यही लेयर टूटती है जो कि ब्लीडिंग के फॉर्म में या मेंसेस की फॉर्म में बाहर आती है। तो ये पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए।
और बच्चों जब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो हम साथ ही साथ करते हैं बात मेमोरी ग्लैंड्स की यानी ब्रेस्ट की। अब मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें तो पेयर होती है। मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें बच्चों पेयर होती है। मेमोरी ग्लैंड्स में एक तो होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। मेमोरी ग्लैंड्स की बात करूं बच्चों, एक होता है इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू और एक होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की अगर हम बात करें तो यार एडिपोज टिश्यू का यहां पर फंक्शन क्या होता है? एडिपोज टिश्यू का बच्चों फंक्शन होता है डिटरमाइन करना द साइज। भाई ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करेगा दोस्त? ग्लैंडुलर टिश्यू करेगा व्हाट? सिक्रीशन। और मेमोरी ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करेंगे? मिल्क। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं, मेमोरी ग्लैंड जो होती है बच्चों ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। मेमोरी ग्लैंड्स आर बेसिकली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। तो ये मॉडिफिकेशन है, सुडोरिफेरस ग्लैंड भी बोल सकते हैं, स्वेट ग्लैंड का ही दूसरा नाम है। ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करूं तो ग्लैंडुलर टिश्यू में बच्चों यहां पर देखने को मिलता है मेमोरी लोब्स। यस, ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करूं तो यहां पर मेमोरी लोब्स देखने को मिलते हैं 15 से 20। और मेमोरी लोब्स के अंदर होती है मेमोरी एल्वियोलाई। मेमोरी लोब्स के अंदर होती है बच्चों ग्रेप लाइक मेमोरी एल्वियोलाई जो कि करेगी मिल्क का सिक्रीशन, जो कि करेगी बच्चों मिल्क का सिक्रीशन। और यहां से फिर एक पाथवे होता है, लाइक यहां से मेमोरी टिब्यूल्स में जाता है, लाइक यहां से मेमोरी टिब्यूल्स में, यहां से कहां जाएगा बच्चों? यहां से एक पाथवे फॉलो होता है, मेमोरी टिब्यूल्स में जाता है, मेमोरी टिब्यूल से मेमोरी डक्ट में जाएगा, वहां से थोड़ी देर के लिए इसको स्टोर कर लिया जाएगा लैक्टिफेरस साइनस में, और वहां से लैक्टिफेरस डक्ट की मदद से, वहां से लैक्टिफेरस डक्ट की मदद से ये निप्पल के थ्रू बाहर आ जाएगा। राइट, तो दिस इज द पाथवे कि भैया ग्लैंडुलर टिश्यू है, उसमें मेमोरी लोब्स होते हैं 15 से 20। बात करें उसके अंदर होती है मेमोरी एल्वियोलाई जो कि करेगी मिल्क को सिक्रीट। मेमोरी एल्वियोलाई से जाएगा मेमोरी टिब्यूल में, वहां से जाता है मेमोरी डक्ट में। लैक्टिफेरस साइनस बच्चों इसको मेमोरी एम्प्यूला भी बोलते हैं, जहां पर स्टोर करा जा सकता है टेम्पोररी मिल्क को। देन लैक्टिफेरस डक्ट से होता है निप्पल के थ्रू ये बाहर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके बाद आते हैं गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद आता है बच्चों गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस की अगर बात करूं तो दो कैटेगराइजेशन है यहां पर बच्चों, एक तो है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक तो है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यार स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है कि ये जो स्टार्ट होता है बच्चों ये प्यूबर्टी स्टेज पे स्टार्ट होता है। इसकी जो स्टार्टिंग है बच्चा वो है प्यूबर्टी स्टेज पर स्टार्टिंग। अब होता क्या है, इसमें स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं एंड बच्चों ये होते हैं डिप्लॉयड। ये अपना डिवाइड करके नंबर बढ़ाते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, डिफरेंशिएट होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना बच्चों, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है डिप्लॉयड, ये जाएंगे मियोसिस के अंदर। अब आप सभी को पता है मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा, तो हम डायरेक्टली शोइंग कि मियोसिस हो रहा है। और बच्चा पार्टी यहां पर बनते हैं स्पर्मेटिड, और बच्चा पार्टी यहां पर बनते हैं स्पर्मेटिड विच आर हैप्लॉइड, विच आर व्हाट? हैप्लॉइड। तो वी आर टॉकिंग अबाउट गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। उसमें मैं बात कर रहा हूं स्पर्मेटोजेनेसिस की यानी स्पर्म के फॉर्मेशन की। प्यूबर्टी स्टेज में ये स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट करती है, पहले बच्चों माइटोसिस से डिवाइड करेंगी और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को बनाती है जो कि मियोसिस में एंटर करता है। मियोसिस का मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, हमें मिलेंगे स्पर्मेटिड। बट बच्चों स्पर्मेटिड जो होते हैं ये हैवी होते हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं। बच्चों ये हैवी होते हैं एंड दे आर नॉन मोटाइल, दे आर नॉन मोटाइल। यहां पर ना एक प्रोसेस होगी जिसका नाम है बच्चों स्पर्मियोजेनेसिस। यहां पर एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिससे एक स्पर्मेटिड स्पर्म्स में कन्वर्ट होता है। यहां पर एक प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिससे एक स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होता है। बेसिकली उसका एक्सेस साइटोप्लाज्म वो लूज कर देगा, मोटाइल स्ट्रक्चर्स को डेवलप करेगा, ये सब चीजें देखने को मिलती है। कुछ एंजाइम्स वगैरह को भी डेवलप करता है ताकि ओवम के पेनिट्रेशन में मदद करे। और अगर स्पर्म्स बाहर आ रहे हैं, अगर बच्चों अगर हम बात करें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स बाहर आ रहे हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बच्चों स्पर्म्स बाहर आ रहे हैं, उसके लिए भी एक टर्म दिया गया है पर्मिएशन।
वही अगर मैं बात करूं यहां पर oogenesis, तो भैया oogenesis का तो केस ही बिल्कुल अलग है। oogenesis बच्चों फीटल स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। oogenesis फीटल स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, पहला डिफरेंस ये है। और यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर oogonia होंगे डिप्लॉयड, एंड अगेन डिफरेंशिएशन से ये बनेंगे प्राइमरी oocyte। सेम मैकेनिज्म, सेम प्रोसेस। पहला डिफरेंस फीटल स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, फीटल ओवरी में स्टार्ट हो जाता है, oogonia डिप्लॉयड रहेंगे, बनेगा प्राइमरी oocyte जो कि होता है डिप्लॉयड, जो कि होता है डिप्लॉयड। अब बच्चों ये जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल बनता है, ठीक है, बन गया प्राइमरी फॉलिकल बनता है। प्राइमरी फॉलिकल का मतलब क्या है, oocyte के अराउंड फॉलिकुलर सेल्स आ जाते हैं। अगर ये oocyte है तो oocyte के चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स आ जाते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब आगे की अगर हम बात करें, ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में एंटर करता है और अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है इसी स्टेज में, अरेस्ट हो जाएगा प्रोफेज 1 में, अरेस्ट हो जाएगा प्रोफेज 1 में, किसके, मियोसिस 1 के, अरेस्ट हो जाएगा प्रोफेज 1 में मियोसिस 1 के। और पता है प्रोफेज 1 में भी डिप्लोटीन स्टेज में ये अरेस्ट हो जाता है। अब आगे का जो हिसाब किताब है ना, आगे का हिसाब किताब ऐसा है बच्चा कि भैया अब प्यूबर्टी के बाद ही आगे का काम होगा। तो प्यूबर्टी के बाद कंप्लीशन होता है इसका, यस, प्राइमरी oocyte था डिप्लॉयड, प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी फॉलिकल मतलब प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल की स्टेज में मियोसिस 1 में था, बट अरेस्ट हो गया प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 में डिप्लोटीन स्टेज में। प्यूबर्टी आएगी, फर्दर कंटिन्यूएशन होगा और ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, अपना मियोसिस 1 क्या करेगा, यहां पर कंप्लीट करेगा। और मियोसिस 1 जब ये कंप्लीट करेगा तो एक तरफ तो फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगा, एक तरफ तो फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगा, और बच्चों दूसरी तरफ हमें मिलेगा सेकेंडरी oocyte, दूसरी तरफ हमें मिलेगा सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड। बट यहां पर भी एक नोटिस करने वाला पॉइंट ये है बच्चा, ये भी मेटाफेज 2 में अरेस्टेड होगा। मतलब ये है कहने का कि भैया जब तक ये स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक इसका मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होने वाला है। याद रखना, प्राइमरी oocyte इन प्राइमरी फॉलिकल स्टेज अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 मियोसिस 1 में, और प्यूबर्टी के बाद फिर मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, और सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 में एंटर तो करेगा लेकिन मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगा। इस तरीके के चीजें हमें याद रखनी पड़ती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी oocyte जो है बच्चों हैप्लॉइड वाला, जब ये स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा, जब ये एक स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तो यहां पर एमपीएफ डिग्रेड होता है बच्चों। एमपीएफ डिग्रेड होने का मतलब है मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर डिग्रेड होता है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है, और यहां पर मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, और यहां पर मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। मियोसिस 2 कंप्लीट होने की वजह से यहां पर एक और पोलर बॉडी रिलीज होती है, यहां पर एक और पोलर बॉडी रिलीज होती है, और साथ में मिलता है ओवम, जिसको स्पर्म क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा, इसको स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा, राइट। इस तरीके से कुछ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो मतलब यहां पर हो रहा है फर्टिलाइजेशन। और बच्चों फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूला में। लेकिन एक चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि देखो मेटाफेज 2 में अरेस्टेड था, मेटाफेज 2 में अरेस्टेड था कौन, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में अरेस्टेड था। स्पर्म आया, स्पर्म ने मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को डिग्रेड करा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करा, मियोसिस 2 कंप्लीट करवाया, ओवम बना, और ओवम को स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया। बट पेनिट्रेशन भी करता है स्पर्म, तो पेनिट्रेशन के लिए वो अपने एंजाइम्स का इस्तेमाल करता है। इसीलिए हम बोलते हैं जनरली ये जो स्पर्म होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो 4 पोर्शन में डिवाइडेड होता है बच्चों, हेड, नेक,
मिडल पीस एंड टेल। स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। हेड पोर्शन है बच्चों, इसका न्यूक्लियस होता है और साथ ही साथ एक्रोसोम होता है जिसमें होते हैं एंजाइम्स। नेक पोर्शन में सेंट्रियोल होती है जो कि जाइगोट के डिवीजन में मदद करती है। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है बच्चों जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है। टेल मोटिलिटी में मदद करती है। और हम जनरली बोलते हैं कि भैया एक इजैकुलेशन के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। एक इजैकुलेशन के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। और आप फर्टिलाइजेशन तो यहां पर देख ही सकते हो, राइट। तो फर्टिलाइजेशन की मैंने बात करी। फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्टिलाइजेशन बच्चों एम्पुला एरिया में होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करूं बच्चों, फर्टिलाइजेशन एम्पुला एरिया में होता है और यहां पर बनेगा बच्चों जाइगोट। अब जाइगोट डिवाइड करना शुरू कर देता है बच्चों। जाइगोट डिवाइड करना शुरू कर देगा तो डिवाइड करते करते 8 to 16 सेल स्टेज आती है और यहां पर जो सेल्स बनती है उनको ब्लास्टोमेट्स बोला जाता है बच्चों। यहां पर जो सेल बनती है उसको ब्लास्टोमेट्स बोलते हैं। तो जो 8 to 16 सेल वाली स्टेज होती है इसको मॉर्यूला स्टेज बोलते हैं बिकॉज इट इज लाइक मलबेरी, शहतूत जैसी ये स्टेज देखने को मिलती है। और ये जो मॉर्यूला है ये फर्दर कन्वर्ट होती है। ये जो बच्चों मॉर्यूला है, ये बच्चों जो मॉर्यूला स्टेज है हमारी यहां पर, वो मॉर्यूला स्टेज क्या है? मॉर्यूला स्टेज फर्दर कन्वर्ट होती है बच्चों एक और स्टेज में, इसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलते हैं यस ब्लास्टोसिस्ट। मैमल्स में इसको ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है, बाकी ऑर्गेनिजम्स में बच्चों इसको बोलते हैं व्हाट? ब्लास्टोला। तो इसमें देखो बाहर की तरफ होती हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, बाहर की तरफ होती हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, अंदर की तरफ होता है इनर सेल मास। और बच्चों ये इनर सेल मास ही फ्यूचर में जाकर एम्ब्रियो बनने वाला है और इसकी पास एक कैविटी भी होती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। और बच्चों ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनी है ना, ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनी है इसी का होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब यूट्रस की जो इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसमें जाकर ये अटैच हो जाती है और अटैचमेंट में ये मदद करती है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो कि स्टिकी होती है नेचर में। क्या बोला मैंने? मॉर्यूला से बनेगी ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट में अंदर की तरफ है इनर सेल मास जो कि बनाएगी एम्ब्रियो को, एक कैविटी है ब्लास्टोसिल, बाहर की तरफ है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो स्टिकी होती है, ये एंडोमेट्रियम में जाकर अटैच होंगी और इंप्लांटेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इंप्लांटेशन तक की बात हमने कर ली है, राइट। के साथ साथ एक टॉपिक और होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली एक प्राइमेट मैमल के अंदर देखने को मिलता है बच्चों। प्राइमेट मैमल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। प्राइमेट मैमल्स में ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज आते हैं। ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। अगर मैं इस रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करूं तो सबसे पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको बोलते हैं मेनार्क, और जब ये खत्म होता है तो इसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो इस तरीके से कुछ ये चलता है, प्यूबर्टी के अराउंड ये शुरू होता है, इसको बोलते हैं मेनार्क, और जब ये एंड होगा तो इसको क्या बोलेंगे? मेनोपॉज बोलेंगे। तब क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे हम मेनोपॉज। 4 फेजेस में होता है। सबसे पहला होता है बच्चों मेंसेस या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है बच्चों? मेंस्ट्रुअल फेज में अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम और उसकी ब्लड वेसल रप्चर होगी और वो ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आएगी। दूसरा होता है प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिक्यूलर फेज। प्रोलिफरेटिव बच्चों एंडोमेट्रियम को रीबिल्ड करा जा रहा है तो प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिक्यूलर फेज क्योंकि फॉलिकल्स का मैच्योरेशन हो रहा है, क्योंकि फॉलिकल्स का क्या हो रहा है? यहां पर मैच्योरेशन हो रहा है। थर्ड इज बच्चों ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है बच्चा? ओव्यूलेशन में होता है कि ग्राफियन फॉलिकल जो कि मैच्योर फॉलिकल होता है वो रप्चर होता है और रप्चर होने के बाद उससे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। और लास्ट होता है ल्यूटियल और सिक्रीटरी फेज। लास्ट होता है बच्चों ल्यूटियल और सिक्रीटरी फेज। ल्यूटियल फेज क्यों बोल रहे हैं? जब एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है ओव्यूलेशन के दौरान, सेकेंडरी oocyte ओवरी से
एम्प्यूला में जाता है या बेसिकली ओविडक्ट में जाता है, तो जो फॉलिकल का रेमिनेंट रह जाता है वो बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम भैया जो है ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बच्चों, ये प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन को रिलीज करते हैं, ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन को रिलीज करते हैं, तो इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज भी बोला जाता है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम पता होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक इमेज दे रखा है वो भी आना चाहिए, बहुत जरूरी है ये चीज। और देखो हमने इंप्लांटेशन कर लिया, इंप्लांटेशन के बाद हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को पढ़ते हैं बच्चों। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम 9 मंथ्स का कहते हैं ह्यूमन के केस में। इसको बच्चों जेस्टेशन पीरियड भी, इसको बच्चा पार्टी जेस्टेशन पीरियड भी बोला जाता है। और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ोगे। लाइक इंपॉर्टेंट चीजें की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमें पता चलता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर बात करूं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में ऑल मेजर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑल मेजर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर हम इसी तरीके से बात करें फर्स्ट मूवमेंट की, तो बच्चे की फर्स्ट मूवमेंट हमें 5th मंथ में देखने को मिलती है, राइट। बट इसी के साथ साथ बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमें और क्या पता चलती है कि भाई अगर मैं बात करूं प्लेसेंटा की, तो ये क्या चीज है भाई, बच्चा जो है उसके लंग्स काम नहीं कर रहे, बच्चा जो है उसके लंग्स काम नहीं कर रहे, बट जिंदा तो वो रहता है भाई, जिंदा रहता है कि नहीं रहता, बिल्कुल। तो प्लेसेंटा एक कनेक्शन होता है, प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन। प्लेसेंटा बच्चों कनेक्शन है किसके बीच में, एम्ब्रियो बोल लो, फीटस बोल लो और मदर और फीटस या एम्ब्रियो के बीच में एक बहुत इंट्रिकेट कनेक्शन होता है प्लेसेंटा का। और प्लेसेंटा की मदद से बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाते हैं, प्लेसेंटा की मदद से बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाते हैं। और प्लेसेंटा की ही मदद से CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। और साथ ही साथ हमने पढ़ा है कि प्लेसेंटा जो है बच्चों वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह हार्मोन, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह क्या करती है, हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। भाई प्लेसेंटा एक तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मदर और एम्ब्रियो के बीच में एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन बनाता है। लाइक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो को इसी की मदद से मिलते हैं, CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट भी इसी की मदद से बाहर आते हैं। और दोनों बच्चों किसकी मदद से जुड़े होते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू दोनों के बीच में कनेक्शन बनाता है, ठीक है। और प्लेसेंटा का मैंने क्या बोला कि कई सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज भी करता है, मतलब एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। एंड इसके बाद फिर 2 टॉपिक क्या आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट। एक आता है बच्चों पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन डिलीवरी ऑफ द बेबी बोलते हैं। तो बच्चों जो फीटस होता है और फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा होता है, तो फीटस होता है और फीटस पार्ट ऑफ प्लेसेंटा होता है, वो दोनों मिलकर एक सिग्नल देते हैं जिसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और अगर मैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की बात करूं, इससे मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल मिलता है और वे ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन को रिलीज करती है, जिससे मायोमेट्रियम जो कि मिडल लेयर होती है यूट्रस की, उसको स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जाते हैं और डिलीवरी होती है। तो पार्चुरेशन में क्या होता है, फीटस और फीटस पार्ट ऑफ प्लेसेंटा जो है वो मिलकर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स प्रमोट करते हैं, जिससे क्या होगा, मदर की जो बॉडी है, मदर की बॉडी रिलीज करती है व्हाट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पर्टिकुलरली पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिससे विगरस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा मायोमेट्रियम में और डिलीवरी होगी, राइट। और इसी से रिलेटेड होता है बच्चों लैक्टेशन, यानी मिल्क का प्रोडक्शन। बेसिकली डिलीवरी के बाद बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, भाई मैमल्स, मैमरी ग्लैंड्स, राइट। तो लैक्टेशन की बात करें, इसके लिए बच्चों एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है यहां पर। और साथ ही साथ बात करूं, एक दूसरा हार्मोन होता है बच्चों ऑक्सीटोसिन, जो भी हमने बात करी, वो होता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। तो मिल्क का इजेक्शन करवाता है ये। तो मिल्क इजेक्शन में भी रोल है, बर्थ में भी रोल है, राइट। अभी बात करी थी ना कि भैया विगरस कॉन्ट्रैक्शन, कि भैया बच्चों क्या कर रहा है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है इन मायोमेट्रियम में, और इसकी वजह से क्या हो रही थी, डिलीवरी हो रही थी, बेसिकली बर्थ हो रही थी। तो इसको बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन दोनों बोलते हैं।
तो ये मैंने बहुत ही T20 क्रिकेट की फॉर्म में बच्चों, मैंने ये T20 क्रिकेट की फॉर्म में यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अपने इस चैप्टर को कवर करा है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करना है। भाई बायोलॉजी की बात हो रही है, डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डायग्राम समझोगे तो फ्लो ऑफ पाथवे समझ में आता है और चीजें समझ में आती है। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हो। आई होप आपको इससे मदद मिली होगी। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय।